साथियों नमस्कार। पार्लियामेंट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, एमपीज की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ओथ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, स्पीकर प्रोटेम, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस, व्हीप सेशंस, एडजर्नमेंट, कौन से बिल कब लैप्स होते हैं, लैंग्वेज क्या है, कोरम, राइट टू स्पीक, लेम डक सेशन, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, मोशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो बिल्स हैं, मोशन ऑफ थैंक्स, सेंसर, money bill, financial bill 1 and 2, joint sitting, budget stages, cut motions और appropriation bill, राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स और पार्लियामेंट्री कुछ कमिटीज को जो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद जो आपके प्रीलिम्स के सवाल हैं वो आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है जो संसद है उसमें अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा है। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति भी एक अभिन्न अंग है हमारी संसद के, क्योंकि राष्ट्रपति, जब आप देखते होंगे कि संसद का जो सेशन चलता है तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, उसको डिसॉल्व करना, एड्रेस करना, ऑर्डिनेंस लाना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो जो यूनियन वाला चैप्टर है अपना, उसमें आर्टिकल 79 से 122 तक पार्लियामेंट का चर्चा है। आइए हम अपर हाउस राज्यसभा को देखते हैं। इसमें मैक्सिमम मेंबर्स 250 होते हैं, जिसमें 238 हमारे जो एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट कर देते हैं और 12 मेंबर्स राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। अगर आप संविधान की चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस राज्य और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीटें दी जानी है। इसका जो चुनाव है, उसकी जो मतदान प्रक्रिया है राज्यसभा का, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, जो कि इलेक्टेड एमएलएज के द्वारा चुने जाते हैं। यही मतदान प्रणाली अपनाई जाती है जब हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हमने पढ़ा था। जब यूटी की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जे एंड के शामिल हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स 4 फील्ड से होते हैं, मेनली लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सर्विस और साइंस। ये 4 फील्ड हैं जिससे राष्ट्रपति चुनते हैं। नेचर अगर हम देखें तो इसका कॉन्टिन्यूइंग हाउस है, क्योंकि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, जैसे क्या है, इसीलिए इसको जो हम कहते हैं कि ये क्या है, परमानेंट हाउस जो है, बॉडी है। जैसे आप लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा को राष्ट्रपति डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, राइट। क्या होता है, जो 1/3 सदस्य हैं राज्यसभा के, वो हर 2 साल पे रिटायर कर जाते हैं। यानी कि इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल का है। आप यहाँ देख सकते हैं, कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये कार्यकाल क्या संविधान में दिया गया है। जी नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें 1951 का, उसमें ये बात कही गई है। लोकसभा लोअर हाउस को देखें तो 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से चुने जाते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 जो आंग्ल इंडियन थे तो उनको आंग्ल भारतीय, तो उनके लिए अब ये जो प्रोविजन है ये हटा दिया गया है। संविधान का 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है, उसकी जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया है, 10 साल के लिए हर बार बढ़ता है। इलेक्शन होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड के तहत। जो भी नागरिक 18 वर्ष के ऊपर के हो गए हैं वो वोट देते हैं और अपने लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। वोटिंग एज पहले 21 हुआ करती थी, लेकिन संविधान में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1988 में राजीव गांधी जी के टाइम पर, और कहा गया कि नहीं, अब 18 साल के जो हो गए हैं वो वोट दे सकते हैं। 5 साल या इससे कम पे इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, यानी अविश्वास प्रस्ताव आ गया, कोई जैसे मोदी जी की सरकार है, अगर ये अपना बहुमत खो देती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, टेस्ट जो होगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा, तो ऐसा किया जाएगा। जब इमरजेंसी होगी तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1 साल के लिए बढ़ाया भी गया था। और अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने से ज्यादा तक आप नहीं बढ़ाएंगे। आपको अगर सांसद बनना है तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। राज्यसभा का आप मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 साल कम से कम उम्र, और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल का उम्र चाहिए। नाउ अदर भी कुछ क्वालिफिकेशन है जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जैसे 1951 के एक्ट में रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए, रिजर्व सीट के लिए सेम जगह से आपको SC ST होना पड़ेगा। नाउ एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन भी है, जैसे कि आप लाभ का पद धारण नहीं करेंगे,
अगर आप सिटीजन नहीं होंगे, माइंड से अगर साउंड नहीं होंगे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होंगे, या अगर किसी भी कानून के द्वारा आपको डिस्क्वालीफाई किया गया होगा। 10th शेड्यूल में स्पीकर या चेयरमैन जो भी चेयर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे डिस्क्वालीफाई करना है और उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये किहोटो होलोहान केस में 1992 में हमने देखा भी था जब हमने आपको पढ़ाया था एंटी डिफेक्शन लॉ उस समय, और उसी समय इसको अपहेल्ड भी किया गया था। ओथ लेते हैं, कौन करते हैं? ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। जो एमपीज की सैलरी होती है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। मतलब चार्ज का मतलब क्या है कि वोटिंग नहीं होगी इस पे। पेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई प्रोविजन है नहीं। आइए हम देखते हैं स्पीकर को। लोकसभा ही लोकसभा ही इसका चुनाव करता है, जो इसके मेंबर्स होते हैं, और हटाना होगा तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। इसी तरह डिप्टी स्पीकर का भी है। अगर दोनों सदनों का जब ज्वाइंट सिटिंग होता है तो ये चेयर करते हैं आर्टिकल 108 के तहत। और वोटिंग फर्स्ट इंस्टांस में नहीं करते हैं, लेकिन अगर टाई हो गया तो कास्टिंग वोट करते हैं। और मनी बिल अगर जो है मतलब कि धन विधेयक, तो उस पे इनका अंतिम निर्णय होता है। मतलब लोकसभा के रूल्स प्रोसीजर्स और प्रेसिडेंट्स को इंटरप्रेट करना। और अगर डिसॉल्व भी हो जाती है जैसे कि, तब भी जो स्पीकर का पद है ना वो उस पद पे बने रहते हैं। तीन बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी, रूल्स और जनरल पर्पस। इनका कोड है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, प्राइमरी कलर्स आप पढ़ते होंगे। तो इन तीनों को स्पीकर चेयर करते हैं। आइए अब हम डिप्टी स्पीकर को देख लेते हैं। ये भी लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं स्पीकर के बाद, और इनका चुनाव का डेट जो है वो स्पीकर तय करते हैं। ये मतलब डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रिजाइन दे देते हैं, या जब इनको हटाना होगा तो वही 14 डेज का वही नोटिस देना होगा। और इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा जितने जो हाउस के मेंबर्स होते हैं तो उनके 50% प्लस से हटा दिया जाता है। प्रिसाइडिंग करते हैं, जैसे स्पीकर अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, या मान लीजिए स्पीकर नहीं है तो उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग हो रहा है तो डिप्टी स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं, और वो भी अगर नहीं होंगे तो जो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं वो करते हैं। डायरेक्टली हाउस ऑफ जो हाउस ऑफ द पीपल है लोकसभा, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। और जिस कमेटी में भी अगर ये मेंबर बनाए जाते हैं तो उस कमेटी के ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाते हैं। वोटिंग फर्स्ट इंस्टांस में ये भी नहीं करते हैं। सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड है। एक प्रैक्टिस है कि 11वीं लोकसभा के पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी को जाता था, लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद अब ये देखेंगे तो डिप्टी स्पीकर नॉर्मली जो मेजर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसके तहत आती है। ओथ सेपरेट ओथ नहीं होता है, जो शुरुआत में ओथ ले लेते हैं वही होता है। इस पद की ओरिजिन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, और 1921 में यह पद क्रिएट हो गया था। क्लियर? ओके। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स देख लेते हैं। स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, वही पावर है जो स्पीकर को पावर होता है। और अगर पोस्ट वैकेंट है तब ये नहीं प्रिसाइड करेंगे, और उस समय प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं मेंबर को। स्पीकर प्रो टेम ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो पहला सेशन होता है उसको ये प्रिसाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं, और जब तक कि नया एक स्पीकर नहीं आ जाए। और जैसे ही नया स्पीकर आ जाता है, बेसिकली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना, जो सीनियर मोस्ट, तो उन्हीं को बना दिया जाता है ताकि जो एक कॉन्टिन्यूटी है वो बरकरार रहे। नाउ वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो इनका भी पावर स्पीकर की तरह सिमिलर है। ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, हमने कहा ना एक्स ऑफिसियो मेंबर है, और इनके पास भी केवल कास्टिंग जो वोट है उसी का अधिकार है। जो रिमूवल है, जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी तो उस समय ये नॉर्मली सब पे अप्लाई होता है कि जब हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो उनको प्रिसाइडिंग अधिकार नहीं दिया जाता है, हालांकि वो अपनी बातों को रखने का अधिकार उनको दिया जाता है। लेकिन कुछ पावर्स स्पीकर को ही है केवल, जैसे मनी बिल पे हमने बताया कि सर्टिफाई करता है वो स्पीकर ही करता है, उसको फाइनलाइज करना, या ज्वाइंट सिटिंग पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कोई पावर नहीं होता है। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन ये राज्यसभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और जो चेयरमैन है वो एक पैनल ऑफ वीसीज भी बनाते हैं, वाइस चेयरमैन। नाउ लीडर ऑफ द हाउस, जैसे ये कई बार पूछा जाएगा कि जो लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता
प्रधानमंत्री होता है जब वो लोकसभा के मेंबर है, और नहीं तो उनका कोई नॉमिनी होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन, ये जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसको दे दिया जाता है जब 1/10 या इससे ज्यादा उसके पास कम से कम स्ट्रेंथ होना चाहिए हाउस का। व्हीप के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका कौन, देखिए व्हीप के बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ना ही जो रूल्स है, हाउस का रूल्स है उसमें भी नहीं लिखा है, ना ही कोई इस पे कानून बना है। ये क्या है, तो परंपरा पर आधारित है, जो स्टेट्यूट है उस पे आधारित है। सेशंस देखेंगे, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उसको सत्र चलता है तो राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं, और दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो एडजर्नमेंट होता है, तो एडजर्नमेंट कौन करता है? एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि सत्र चलते चलते रहा, 2 घंटे के लिए सत्र नहीं चलेगा, तो उस सिटिंग को, जो सिटिंग चल रही थी वो सिटिंग पे एक ब्रेक लग जाता है, और ये एडजर्नमेंट किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। जैसे मान लीजिए लोकसभा में अगर स्पीकर है तो स्पीकर करेंगे, राज्यसभा में चेयरमैन है तो चेयरमैन करेंगे। इससे जो कोई भी क्या अगर हो कि कोई बिल आया है, तो क्या कोई बिल पे असर पड़ेगा? क्या बिल एंड हो जाएगा? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ एक और प्रोसेस है प्रोरोगेशन, आप नहीं सुने, आपने सुना होगा। तो प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि वो सेशन एंड कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेशन चल रहा है कि मॉनसून सेशन, तो जब राष्ट्रपति इसको कर देते हैं प्रोरोगेशन को, और अगर छोटा मोटा जो चीज होता है जैसे कोई नोटिस वगैरह आया है तो वो सब लैप्स कर जाता है। नाउ अगर हम बिल्स की लैप्सिंग की बात करें तो शॉर्ट में बहुत सारे वैसे तो प्रोविजंस है, बट आप शॉर्ट में समझ लीजिए 3 चीज में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिल लैप्स करेगा, कौन सा बिल लैप्स नहीं करेगा। मान लीजिए कि अभी पेंडिंग है वो लोकसभा के लेवल पे ही, तो वो लैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर कोई बिल राज्यसभा में अभी ओरिजिन ही हुआ है और राज्यसभा में ही है, वो लैप्स नहीं करेगा। या मान लीजिए दोनों हाउस ने बिल को पारित कर दिया है और वो राष्ट्रपति के पास है, तो वो भी बिल जो है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा अगर डिसॉल्व हो जाती है असेंबली तो। लैंग्वेज में देखेंगे तो हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अपनी मदर टंग में बात कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह की व्यवस्था है। कोरम मतलब 1/10 भाग होना चाहिए, जैसे लोकसभा में कोरम है 55 और राज्यसभा में 25 का। राइट टू स्पीक भी दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए मंत्री हैं तो वो दोनों सदनों में बोल सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो दोनों सदनों में बोल सकते हैं। हमने आपको क्या पढ़ाया था? आर्टिकल 88, राइट। उसके बाद लेकिन क्या करेंगे, वोटिंग देने का उनको अधिकार नहीं होगा। और मिनिस्टर हमने बताया दोनों ही हाउसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस हाउस के मेंबर नहीं भी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लिम डक सेशन, मतलब जो बत्तख होता है तो लंगड़ा बत्तख सेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि लोकसभा चल रही थी, तो उस सेशन का जो लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा है, और वैसे एमपी जो पिछले सदन में तो मेंबर थे लेकिन इस बार मेंबर नहीं है, तो वैसे सेशंस को ही लेम डक सेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब रोज शुरू होता है पार्लियामेंट, तो उसमें जो पहला घंटा होता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। और इसकी चर्चा जो हाउस का रूल्स है उसमें किया गया है। अब क्वेश्चन आवर में भी 3 तरह के आपको दिखेंगे। एक होंगे स्टार्ट क्वेश्चन, जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसको ओरली पूछा जाता है, मतलब जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, ओरली पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन का मान लीजिए मंत्री से उसने पूछा, मंत्री ने जवाब दिया, फिर वो काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन में रिटन होता है, मतलब लिखित रूप से देते हैं और उसका जवाब वो मंत्री को देना पड़ता है। और इसमें अब फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन 10 दिन से कम का होता है। जीरो आवर, ये एक इंडियन इनोवेशन है, आप लिख लेंगे, इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद ये शुरू हो जाता है, और इसके लिए कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया होता है। 1962 से ही चल रहा है, रूल्स में इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। मोशंस आपने सुना होगा, पार्लियामेंट में कई तरह के मोशंस लाए जाते हैं, जैसे सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन इंडिपेंडेंट मोशन होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मोशन यानी किसी के जगह पे आता है, और सब्सिडियरी मोशन, और जो सब्सिडियरी मोशन है, ये जो सब्सिडरी मोशन है वो एक किसी का पार्ट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। मोशन भी कई प्रकार होते हैं, जैसे क्लोजर मोशन, अब सिंपली क्लोज कर दिया गया तो उसको क्लोजर मोशन में कहेंगे। कंपार्टमेंट इन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर किया गया तो कंपार्टमेंट कहेंगे। कंगारू क्लोजर इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया आपको याद आता होगा कंगारू से। तो कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं
किसी बिल में सिर्फ उसको डिस्कस किया गया तो हम उसको कंगारू क्लोजर कहते हैं। और गुलोटीन मोशन, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आएगा कि गुलोटीन पे चढ़ा दिया गया था। इसमें बात होता है कि जितना डिस्कस किया गया अब तक उतना किया गया, अब जो नहीं डिस्कस किया गया है हम मान लेते हैं कि वो भी एज इट इज ही पास हम मान लेंगे, जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है। प्रिविलेज मोशन होता है कि अगर किसी, जैसे आप पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस पढ़ते हैं, तो प्रिविलेज जो है अगर किसी मेंबर का प्रिविलेज का हनन हुआ है होता है तो उसमें कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है कि किसी जो मेंबर मिनिस्टर हैं उनके जो ध्यान है वो आकर्षित करने के लिए होता है किसी अर्जेंट मैटर पे। 1954 से भी है और रूल्स में इसकी चर्चा भी है। एडजर्नमेंट मोशन आता है, इसमें 50 मेंबर्स कम से कम चाहिए और केवल लोकसभा में आता है और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे आता है। नाउ सेंसर मोशन भी लाया जाता है। तो सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। सेंसर मोशन में आपको कारण देना पड़ता है, अनलाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन। और सेंसर मोशन किसी मिनिस्टर या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है और इसमें रिजाइन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव में कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है और ये पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ है और 50 मेंबर्स कम से कम चाहिए और ये केवल लोकसभा में आता है और अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। मोशन ऑफ थैंक्स आपने देखा होगा, जैसे कि कोई भी पहला साल होता है या फिर पहला साल का जो पहला सत्र होता है या फिर इलेक्शन हुआ उसके बाद का पहला सत्र होता है, तो उस समय मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद। नो बिल्स भी कई तरह के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो सामान्य बिल है, मनी बिल होता है जो मनी से खासकर रिलेटेड है, इसका डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं आर्टिकल 110 में, जिसका जो फाइनल सर्टिफिकेट है कौन सा बिल मनी बिल है ये जो स्पीकर हैं वो देते हैं। फिर फिनेंशियल बिल भी है और उसके बाद संविधान में जो संशोधन करने वाला बिल है वो है। नाउ एक पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल भी, आपने प्राइवेट मेंबर्स बिल सुना होगा। तो पब्लिक बिल का मतलब है कि जो मिनिस्टर लाते हैं उसको हम पब्लिक बिल कहते हैं। 7 दिन का नोटिस चाहिए होता है और अगर ये रिजेक्ट कर दिया गया तो ये माना जाता है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। अब पब्लिक बिल मान लीजिए कोई सरकार ही लेके आ रही है और मंत्री लेके आ रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जाए तो एक तरीके से लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ही है। नाउ प्राइवेट मेंबर अगर बिल देखेंगे तो कोई नॉन मिनिस्टर कोई एमपी लाए, हो सकता है वो बीजेपी का ही एमपी हो, लेकिन उसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। इसके लिए 1 महीने का नोटिस आवश्यक है। मनी बिल डेफिनेशन आर्टिकल 1110 में है और ये जो है वो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पीकर इसको फाइनलाइज करते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसके लिए जरूरी होती है और ये केवल मिनिस्टर्स लाएंगे, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं, प्राइवेट मेंबर्स जो है वो नहीं लेके आएंगे। न राज्यसभा का इसमें क्या पावर है, केवल रिकमेंड कर सकता है, कुछ बातें सुझाव दे सकता है और 14 दिन के अंदर जो है उसको रिटर्न करना पड़ता है। फिनेंशियल बिल 1 और 2 ये दो तरह के होते हैं, आर्टिकल 117(1) और 117(3) में इनका चर्चा है। अंतर यही है, फिनेंशियल बिल जो 1 है वो लोकसभा में केवल है और प्रायर प्रेसिडेंट जरूरी है। फिनेंशियल बिल 2 जो है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह है, एक्सेप्ट कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। इन दोनों में डिफरेंस देखें अगर मनी बिल और फिनेंशियल बिल में, तो जो सभी मनी बिल्स हैं ये फिनेंशियल बिल हैं लेकिन वाइस वर्सा नहीं है। यानी जो फिनेंशियल बिल है वो बड़ा वाला है और मनी मतलब सर्कल, और छोटा वाला जो है वो मनी बिल है, ठीक है। ओके, ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? ज्वाइंट सिटिंग हमने देखा था ना आर्टिकल 108 को। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। कौन अध्यक्षता करता है? स्पीकर करते हैं। स्पीकर नहीं रहते तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे तो डिप्टी चेयरमैन। क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो मेंबर होते नहीं है उस हाउस के और ज्वाइंट सिटिंग करनी है तो इसलिए उनको ये पावर नहीं दी गई है। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो मनी बिल के लिए नहीं होगा, यानी ऑर्डिनरी बिल के लिए होगा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ जो बजट है उसको हम देख लेते हैं। असल में जो बजट जैसा कोई टर्म संविधान में है ही नहीं। संविधान कहता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया 1924 में, एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन 1921 में आई थी और जो है मर्ज कर दिया गया रेलवे बजट को 2017 में जनरल बजट के साथ। बजट का स्टेज देखेंगे तो एक तो प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन के बाद एक नॉर्मल उस पर डिस्कशन होता है, फिर कमिटीज को भेजी जाती है, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी जा सकती है, फिर उस पर वोट होता है, अप्रोप्रिएशन होता है, फाइनली फाइनेंस बिल होता है। डिमांड फॉर जो वोटिंग ऑन डिमांड होता है वो केवल लोकसभा में होता है। अब मोशंस में भी आप देख सकते हैं कट मोशंस 3 तरह के होते हैं। पॉलिसी कट मोशंस जिसमें कि 1 रुपए पे ला देते हैं। इकोनॉमी कट मोशन में हैवी कट होता है और टोकन कट में एकदम टोकन अमाउंट जैसे कि 100 रुपए का कट होता है। अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएट नाम से ही क्लियर है,
तो विड्रॉल होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे आर्टिकल 249 में जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाने का पावर है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का पावर है। इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। और आर्टिकल 67 में जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में इसकी पावर दिखती है, और 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उसमें इसका रोल है। नाउ पार्लियामेंट्री अगर कमिटीज की हम बात करें तो संविधान में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, और कंपोजिशन टेन्योर डिटेल्स इस चीज की बात नहीं कही गई। इंपॉर्टेंट जो कमिटीज हैं 3-4 उसको देख लेते हैं। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, 1921 में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जो इसके चेयरमैन है वो स्पीकर के द्वारा, और मिनिस्टर इसके मेंबर्स के रूप में एलिजिबल नहीं है। नाउ अपोजिशन को ही नॉर्मली दिया जाता है। जो एस्टीमेट कमेटी है 1951 में जॉन मथाई कमेटी के द्वारा, ये सबसे बड़ी कमेटी है, लार्जेस्ट कमेटी। अगर पूछ दे कि पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है तो वो एस्टीमेट कमेटी है। 30 मेंबर्स हैं और 30 लोकसभा से हैं, मिनिस्टर्स इसके मेंबर नहीं होंगे। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 1964 में कृष्ण मेनन कमेटी के आधार पर बनी, 22 मेंबर्स हैं पीएससी की तरफ, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, चेयरमैन बाई स्पीकर। ना लोकसभा ओनली में जैसे कि एस्टीमेट कमेटी है, प्राइवेट मेंबर बिल है, एब्सेंस ऑफ मेंबर्स है, और डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं जो 24 है, जो 16 लोकसभा का है और 8 राज्यसभा का, और मिनिस्टर एलिजिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने कम समय में पूरी तरह कोशिश किया है कि जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसको हम खत्म कर दें। धन्यवाद।